हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिस पर बात की थी पुर्तगालियों पर, बहुत ही विस्तार पूर्वक। आज बात करेंगे दोस्तों जो डचों का भारत में आगमन होता है इनके ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डचों का भारत में आगमन तो 1596 में एक डच नागरिक आता है। 1596 में, सन याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कॉर्नेलियस हाउटमैन। कौन था दोस्तों? कॉर्नेलियस हाउटमैन। 1596 में कॉर्नेलियस हाउटमैन आता है। ठीक है, हाउटमैन आता है। इसके बाद में दोस्तों जैसे ये आता है तो यहाँ पर देखता है कि मसालों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आता है। फिर इसके बाद में जो डच होते हैं, डच जैसे वर्तमान में आज क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। डच के बाद हॉलैंड नाम होता है। ठीक है, हॉलैंड के बाद नाम होता है नीदरलैंड, जिसे आज वर्तमान में नीदरलैंड कहते हैं। तो दोस्तों जो डच संसद होती है, डच संसद कब? 1602 में। डच संसद 1602 ईस्वी में एक चार्टर के माध्यम से जो डच कंपनी होती है, डचों को एक चार्टर के द्वारा आदेश देती है कि आप भारत जाकर युद्ध कर सकते हो, युद्ध छेड़ सकते हो, संधियां कर सकते हो, क्षेत्रों को जीत सकते हो और किले बना सकते हो। तो इसके द्वारा ही दोस्तों भारत में डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना होती है। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1596 में कौन आया है? कॉर्नेलियस हाउटमैन। यहाँ पे याद रखोगे दोस्तों। तो जो डच व्यापारिक कंपनी थी, डच व्यापारिक कंपनी, उसका क्या नाम था? डच व्यापारिक कंपनी। डच व्यापारिक कंपनी। तो डच व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था? ये आपको याद रखना है। क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम आपको याद रखना है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों जो डच व्यापारिक कंपनी होती है उसका क्या नाम है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1602 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डच संसद होती है एक चार्टर के द्वारा इससे कंपनी को एक शक्ति प्रदान करती है कि आप भारत में जाकर क्षेत्र जीत सकते हो, वहां पर किले बना सकते हो, युद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये आदेश दे दी हैं। दोस्तों अब बात की जाए कि जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब जो डच कंपनी थी, इसका उद्देश्य क्या था या किस उद्देश्य से स्थापित हुई थी? तो जो दक्षिण पूर्व का मसाला व्यापार था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। जो दक्षिण पूर्व के मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, दक्षिण पूर्व के मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो डच व्यापारिक कंपनी स्थापित होती है दोस्तों, वह किस लिए स्थापित हुई थी? जो दक्षिण पूर्व में मसाला व्यापार था उस पर एकाधिकार स्थापित करना था। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों कि जो डच व्यापारिक कंपनी थी, इसने भारत में सबसे ज्यादा किस तट से व्यापार किया है? तो ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है कहां पर? तमिलनाडु में। यहां से डचों ने सर्वाधिक व्यापार किया भारत से। दोस्तों जो डच थे, एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है दोस्तों इसी के साथ में, कब? 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में यहाँ पर अंग्रेज भी आ चुके हैं। ठीक है, इनसे 2 साल पहले। तो अंग्रेज भी इनके सर्कुलर चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो ये भी आपको थीम बना के याद रखनी है, क्योंकि अभी आगे आएगा बेंद्रा का युद्ध, जिसमें डचों को पराजित करते हैं कौन? अंग्रेज। और डच प्रभाव का भारत से अंत करते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसी के साथ में कब? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हो चुकी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अंग्रेज हैं वह भी भारत में आ चुके हैं और अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे थे किस पर दोस्त? जो दक्षिण पूर्व के मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था, किसका? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोस्तों जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब डच थे, डचों ने भारत में सर्वाधिक व्यापार कहां से किया है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु से इन्होंने भारत में सर्वाधिक व्यापार किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो डच थे, डचों का भारत में उतना कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी तो कहां पर? जो दक्षिण पूर्व में थे, मतलब जो इंडोनेशिया के द्वीप थे, कौन? जावा, सुमेत्रा। यहाँ पर उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, क्योंकि यहाँ पर मसालों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। तो वहां पर इनकी खास रुचि थी। किसकी? इन डचों की। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में बात की जाए दोस्तों कि जो भारत में पहली डच कोठी कब स्थापित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो कब स्थापित हुई थी? 1605 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1605 में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो मछलीपट्टनम में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डचों ने अपनी पहली
व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। और जो मछलीपट्टनम है कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और कब की थी? तो 1605 में की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात की जाए कि जो मैंने कहा आपसे कि इनकी रुचि सर्वाधिक जो इंडोनेशिया के द्वीप थे जावा सुमात्रा इन पर थी। तो अब बात आती है कि जावा सुमात्रा पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों वही था जो 1696 में 1596 में भारत आया था। कौन? कॉर्नेलियस हाउटमैन। कॉर्नेलियस हाउटमैन ये व्यक्ति था जो सर्वप्रथम कहां पर? जावा सुमात्रा पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आपने देखा है कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। तो दोस्तों जो अंग्रेज थे, इससे पहले अंग्रेजों ने, अब जब युद्ध होने वाला है तो एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। जब अपन ब्रिटिश पढ़ेंगे तो इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में कौन? अंग्रेज। बंगाल की जो नवाब था सिराजुद्दौला के विरुद्ध जीत चुके हैं। और भारत में अंग्रेजी शासन के जो द्वार हैं वो खुल चुके हैं। अंग्रेजी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। किस युद्ध के द्वारा? प्लासी के युद्ध में। जब 1757 में जो बंगाल का नवाब था कौन? सिराजुद्दौला को ये परास्त कर चुके हैं। अब दोस्तों जो डच थे, डचों को भारत से निकालने का काम किसने किया? तो अंग्रेजों ने किया। किसने किया दोस्तों? अंग्रेजों ने किया। जो प्लासी का युद्ध था यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके नेतृत्व में लड़ा गया था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। वो किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध, जो कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। अभी जब हम अंग्रेज और बंगाल के संबंध पढ़ेंगे तो इसको विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने किसको? डचों को भारत से निकालने का काम किया दोस्तों। अगर निकालने का काम किया है तो आपको पता ही होगा कि या तो कोई संधि रही होगी या फिर कोई युद्ध रहा होगा। तो दोस्तों इन अंग्रेजों और डचों के बीच में युद्ध होता है। तो वो युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा युद्ध था? बेंद्रा का युद्ध। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बेंद्रा का युद्ध। तो दोस्तों बेंद्रा का युद्ध कब होता है? ये आपको याद रखना है 1759 में। कब होता है दोस्तों बेंद्रा का युद्ध? 1759 में होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों कि बेंद्रा का युद्ध किस किस के बीच में? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? कर्नल फूड। कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? कर्नल फूड। कर्नल फूड के नेतृत्व में दोस्तों अंग्रेजी सेना थी। और इनके विरुद्ध कौन थे? डच, ठीक है। कौन थे दोस्तों? डच। अब बात आती है कि इसका परिणाम क्या था? तो दोस्तों इसमें अंग्रेजों की विजय होती है। जो बेंद्रा का युद्ध होता है इसमें अंग्रेजों की क्या होती है दोस्तों? अंग्रेजों की विजय होती है। और बात आती है दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट महत्व, इस युद्ध का महत्व क्या है? तो डच प्रभाव का अंत। ये आपको याद रखना है। भारत से डच प्रभाव का अंत कौन से युद्ध के द्वारा हो रहा है दोस्तों? बेंद्रा के युद्ध के द्वारा हो रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बेंद्रा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में हुआ है। मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है, मतलब यहाँ पर अंग्रेज आ चुके हैं, ठीक है। और जो 1757 प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल को भी जीत चुके हैं। इसके बाद में 1759 में कौन से युद्ध में? बेंद्रा के युद्ध में आए डचों का भी प्रभाव अंत कर देते। इसके बाद में आप 1764 में बक्सर का युद्ध देखोगे। तो दोस्तों ये आगे के पार्ट में रहेगा। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।